डियर मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये स्पेसिफिकली सेक्ट का दूसरा लेक्चर है। पहला जो लेक्चर था, पार्ट वन जो था, उसमें हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हिस्ट्री देखी, हमने उसके बिहाइंड रैशनल देखी, हमने देखा ये इक्विटिव और डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 5 को बड़ा थारोली पढ़ा, जो पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जो है वो कवर करता है। उसके बाद हमने उसमें देखा कि 4-5 किस्म के रिलीफ हैं। तो उसमें सबसे पहला जो रिलीफ था वो था पोजेसरी रिलीफ। अच्छा, जो पोजेसरी रिलीफ था उसमें सेक्शन डील करते थे, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11। फिर हमने देखा जो 8, 9 हैं वो डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और जो 10, 11 है वो डील करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से। फिर हमने सेक्शन 8 और 9 का डिफरेंस भी देखा, वो हमने डिटेल में देखा। अच्छा, जो पोजेसरी रिलीफ है ना मूवेबल प्रॉपर्टी के हद तक, वो रह गया। उसको आज वहां से हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 से। और ये तो आपको पता ही है, सेक्शन 5A कहता है कि पोजेशन जो है वो किस तरह से लिया जाएगा, कि एक पार्टी से लेके दूसरी पार्टी को जो है वो डिलीवर किया जाएगा। अच्छा, सेक्शन 10 और 11 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमने देखा था। जो सेक्शन 10 है, वो डील करता है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल थ्रू रेगुलर प्रोसीजर, ठीक है। और जो सेक्शन 11 है, दैट डील्स विद द समरी प्रोसीजर एंड टाइटल इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ सेक्शन 11। अभी हम वो एग्जांपल्स उसकी देखेंगे वो सारी, तो फिर सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, सेक्शन 10 और 11 में फर्क ये है कि सेक्शन 10 में तो ये है कि प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है, और किसी भी दूसरे बंदे ने उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया है, उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया, तो उस सूरत में आप जो है वो सेक्शन 10 के तहत रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 11 है, उसमें मे भी उसने रॉन्गफुली डिटेन ना किया हो, लेकिन सेक्शन 11 में जो 4 केसेस बताए गए हैं, उसमें जो ऑनर है वो बेशक दूसरे ने, डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली उसको डिटेन ना किया हो, फिर भी वो इंटाइटल्ड होगा उससे वो रिकवर करने का। तो अभी हम जब सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को पढ़ेंगे, तो फिर दोनों चीजें जो हैं वो कवर होती जाएंगी। होपफुली के नोट्स जो हैं वो आपके पास होंगे। सबसे पहले सेक्शन 10 की अगर आप वर्डिंग पढ़ें, ठीक है, तो उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि सेक्शन 10 अगर अप्लाई करना है तो उसके प्री रेक्विजिट जो है वो ये हैं कि जो डिफेंडेंट है वो रॉन्गफुल पोजेशन में है उस प्रॉपर्टी के, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। अगर इमूवेबल पे है तो फिर सेक्शन 8 में जाना है, ये मूवेबल है, ठीक है। फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने आपको उधर इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी बताया था कि स्पेसिफाई किस्म की स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, चीज वाजी होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी को जर्नली को हवा में नहीं होना चाहिए जी कि इसके पास मेरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी दे दी जाए जब उसको स्पेसिफाई ना किया जाए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो वो है प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर उसके के डिफेंडेंट ने उसको रॉन्गफुली डिटेन किया हो, ये इसमें प्री रेक्विजिट है। अच्छा, उसके बाद है कि प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड फॉर पोजेशन, और प्लेंटिफ जो है उसके पास टाइटल भी है उस डॉक्यूमेंट उसको रिकवर करने का, यानी टाइटल की बुनियाद पे प्लेंटिफ जो है वो सेक्शन 10 के तहत जो है वो दावा करेगा।
अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी में ये जो टाइटल उसने साबित करना है, उसने इस हद तक साबित करना है कि वो पोजेशन लेने का इंटाइटल्ड है। तो ये वो इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने 4 बताए हैं कि डिफेंडेंट का रॉन्गफुल पोजेशन हो, प्रॉपर्टी मूवेबल हो, स्पेसिफिक नेचर की हो और प्लेंटिफ पोजेशन लेने का हकदार हो, तो उस सूरत में सेक्शन 10 जो है उसके तहत जो है वो दावा किया जाएगा। अच्छा, और उसका प्रोसीजर वही है जो सीपीसी में लिखा हुआ है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, दावा यानी रेगुलर प्रोसीजर होगा, दावा आएगा, जवाब दावा आएगा, उसके बाद इशू फ्रेम होंगे, एविडेंस होगा, फिर कोर्ट उसमें अपना एक फैसला देगी। ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 10 जो है इसकी अगर आप वो देखें एक्सप्लेनेशन 1 और 2, उसको सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देखना ये है कि सेक्शन 10 के तहत कौन कौन उस प्रॉपर्टी को जो है वो रिकवर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे पहले है पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, कि जिसका टाइटल है उसका पोजेशन रिकवर करने का, यानी जो ओनर है सबसे पहले तो वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसकी उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है। वो एग्जांपल उसने ये दी है कि ए ने एक वसीयत की। उसने कहा कि जी जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मेरी ये प्रॉपर्टी बी के लिए है। ठीक है। और यानी उसने वसीयत, ए ने वसीयत ये की कि जब तक बी जिंदा रहेगा ये प्रॉपर्टी बी की है, लेकिन जब बी की डेथ हो जाएगी तो उस सूरत में जो प्रॉपर्टी होगी वो चली जाएगी सी को। ठीक है। ए मर गया। अब वो जो उसकी वसीयत थी उसके मुताबिक, वसीयत के मुताबिक अब वो प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए थी? बी को। और अगर बी की डेथ हो जाती फिर वो जानी थी बकिया जो है वो सी को। अच्छा, बी ने पोजेशन ले लिया क्योंकि ये तो मर गया। ठीक है ना। सी ने क्या किया कि उसने वो जो टाइटल डॉक्यूमेंट थे उस प्रॉपर्टी के वो ले लिए। ठीक है। जबकि सी का तो अभी राइट ही नहीं प्रूव हुआ, अभी तो बी जिंदा है। तो इस सूरत में उन्होंने ये कहा कि जो बी है वो इंटाइटल्ड है कि वो सी से जो है वो क्या कहते हैं रिकवरी का जो है वो दावा कर सके। अब इसमें देख रहे हैं आप कि सी रॉन्गफुली पोजेशन में था उस डॉक्यूमेंट में। ठीक है। और बी जो है वो डॉक्यूमेंट का पोजेशन लेने का जो था वो इंटाइटल्ड था, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, स्पेसिफिक नेचर की थी, तो वो सारे एसेंशियल जो है वो पूरे हो रहे थे। तो हमने सेक्शन 9 में देखा है पहला जो इंग्रेडिएंट है वो यानी पहला जो बंदा जो उसको रिकवर कर सकता है वो जो ओनर है, जो इमीडिएटली उसके पोजेशन का इंटाइटल्ड है वो है। अच्छा, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि एक ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी वो भी बेनिफिशियरी के बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यानी रिकवर करवाने का इंटाइटल्ड है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि फर्ज करें कि एक इंस्टीट्यूशन एक ट्रस्ट ला रहा है, ट्रस्टी उसके कुछ एसेट्स हैं, तो वो कोई थर्ड पर्सन जो है वो उनको रॉन्गफुली डिटेन कर सकता है। तो अब ट्रस्टी खुद तो मालिक नहीं है, लेकिन ये जो प्रोविजन कहती है इसके तहत वो उसको सू कर सकता है एज ए ट्रस्टी के फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशरी वो एसेट जो है उसको वापस करवाया जाए। अच्छा, इसमें जो एक एक्सप्लेनेशन, अच्छा इसमें जो तीसरी चीज है, पहला हमने क्या पढ़ा था कि पर्सन जो ओनर हो और इमीडिएट पोजेशन का टाइटल वो रिकवरी करवा सकता है, ट्रस्टी करवा सकता है। अब इसमें है पर्सन हैविंग स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू दी पोजेशन। ठीक है, कि चाहे उसका स्पेशल या टेम्परेरी राइट टू पोजेशन हो, वो भी उस प्रॉपर्टी को जो है रिकवर करने का इंटाइटल्ड है। इसमें जो है वो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि ए ने एक लेटर लिखा। ठीक है। ए को लेटर लिखा गया बी की तरफ से। ठीक है। और ए ने लेटर लिख दिया बी को, तो उसके बाद ए के नॉलेज में आने के बाद बी ने क्या किया
कि वो उसकी इजाजत के बगैर वो खत वापस लिख लिया, यानी पहले बी ने खुद ही खत लिखा और बाद में ए की इजाजत के बगैर उसको वापस ले लिया। तो हेल्ड ये किया गया कि ए इज इंटाइटल्ड टू रिकवर दैट लेटर फ्रॉम बी। क्यों? क्योंकि ए की फेवर में एक स्पेशल राइट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये हमने पढ़ा है इसमें सेक्शन जो 10 है उसके अंदर हमने देखा है कि सेक्शन, पहले हमने इंग्रेडिएंट देखे, सेक्शन 10 कब अप्लाई होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, स्पेसिफिक हो, रॉन्गफुली डिटेन की हो, ठीक है, रॉन्गफुली जो है उसने रॉन्गफुली डिटेन की हो, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नेचर की हो और प्लेंटिव पोजेशन लेने का हकदार हो। 4 एसेंशियल हमने देखे। फिर उसके बाद हमने देखा उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हमने देखा सीपीसी अप्लाई होगा। फिर हमने देखा कि दावा कौन कौन कर सकता है ये सेक्शन 10 के तहत। उसमें देखा एक तो वो पर्सन जो उसका इंटाइटल्ड है, ठीक है, खुद से, और दूसरा ट्रस्टी कर सकता है, तीसरा वो आदमी जिसकी फेवर में एक टेम्परेरी राइट जो है वो क्रिएट किया है। होप आपने सेक्शन 10 को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 9 और 10 में मैंने आपको फर्क ये बताया था कि सेक्शन 9 में तो वो बंदा, दूसरे बंदे ने रॉन्गफुली डिटेन किया हुआ प्रॉपर्टी को, लेकिन सेक्शन 10 में भी उसने रॉन्गफुली डिटेन ना किया हो, लेकिन 4 ऐसे केसेस हैं जहां पे जो ऑनर है वो उसको उसका ये राइट, प्रेफरेंशियल राइट होगा कि वो जो है उससे वो प्रॉपर्टी जो है उसको रिकवर कर सके। अच्छा, इसके प्री रेक्विजिट्स क्या हो सकते हैं? अगर हम सेक्शन 11 की आप एक दफा वर्डिंग पढ़ें तो उसमें सबसे पहले ये है कि जो डिफेंडेंट है उसका पोजेशन हो जिसके खिलाफ दावा किया जा रहा है, या उसका कंट्रोल हो उस पार्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल हो। फिर ये है कि डिफेंडेंट उसका मालक ना हो, ठीक है। और चौथा उसका ये है कि जो प्लेंटिफ है वो उसकी इमीडिएट पोजेशन का जो है वो इंटाइटल्ड हो, ठीक है। अब वो कौन से 4 केसेस हैं जिसमें डिफेंडेंट से वो प्लेंटिफ जो वो रिकवरी का हकदार है? उसमें सबसे पहले ये है कि defendant is agent or trustee of the claimant, where the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the claimant, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें वो क्या कहता है कि ए जो था उसने अपना फर्नीचर जो है वो बी के पास रखवाया, ए शायद बाहर चला गया, ठीक है। एज ए एजेंट उसने बी के पास अपना फर्नीचर रखवाया। अब बी ने ए की इजाजत के बगैर क्या किया कि उसको प्लेज गिरवी रखवा दिया, किसके पास? सी के पास। अच्छा, सी को इस बात का इल्म था कि बी के पास अथॉरिटी नहीं है ये मेरे पास प्लेज रखवाने का, ये मेरे पास गिरवी रखवाने का सी की कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो होल्ड ये किया गया कि ये जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो सी से वो फर्नीचर जो है वो रिकवर कर सके। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि when the thing claimed is held by the defendant as the agent or the trustee of the claimant, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो ए है, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the claimant, यानी वो जो डिफेंडेंट था वो एज ए एजेंट उसके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और अगर उसने आगे भी किसी को ट्रांसफर किया तो उसके भी जो थी वो नॉलेज में ये बात थी कि ये बंदा ऑनर नहीं है, डिफेंडेंट जो मुझे दे रहा है वो ऑनर नहीं है, इसका मालिक जो है वो कोई और है। तो उस सूरत में सेक्शन 11 ये कहता है कि वो जो ऑनर था वो इंटाइटल्ड है कि उस प्रॉपर्टी को जो है वो रिकवर करवा सके। उसके बाद इसमें बी जो है वो कहता है जी मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो एक उसकी नेचर ऐसी है कि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती वापस उसके मालिक को
तो कंपनसेशन उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, वो उसका कोई एडवोकेट रिलीफ नहीं हो सकता। मसलन एक शख्स है, ठीक है, इसमें एक इलस्ट्रेशन है, वो भी आप देखें कि जो जेड है उसने क्या किया कि एक यानी वो हिंदू मजहब से तल्लक रखते होंगे, तो एक आइडल यानी एक बुत था, वो जेड ने अपने कब्जे में ले लिया। तो अब वो जो जिसको वो खुदा कहते हैं उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो फिर ये होल्ड किया कि वो अब जेड कंपन यानी वो जो ए है वो कंपनसेशन का नहीं, वो अपना वो आर्टिकल ही वापस लेने का हकदार होगा। तो ये वो दूसरा हमने पढ़ा है कि जहाँ पे कि जो क्लेमेंट है यानी जो आर्टिकल है उसकी नेचर ये है कि कंपनसेशन उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो ये दूसरा केस था। पहला केस क्या था, जहाँ पे डिफेंडेंट ने वो प्रॉपर्टी एज ए ट्रस्टी जो है वो होल्ड की हुई थी, ठीक है। तो वो जो उसका मालक है, क्लेमेंट जो है वो उसको रिकवर करने का हकदार है। दूसरा हमने ये पढ़ा है जहाँ पे कंपनसेशन जो है वो उसकी कोई उसकी दाद रसी एडुकेट रिलीफ जो है वो नहीं हो सकता। अब तीसरा इसमें ये है, नो यार्ड स्टिक टू अ सर्टेन एक्चुअल डैमेज। अच्छा, तीसरा ये है कि फर्ज करें अगर वो उसको वो नहीं मिलता वापस, वो प्रॉपर्टी उसको वापस नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो ऐसी नेचर की है कि अगर वो उसको वापस नहीं मिलती तो उसको जो डैमेज होगा मालक को, क्लेमेंट को, वो मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस सूरत में भी वो प्रॉपर्टी ही रिकवर होनी है, वो डैमेजेस या वो कंपनसेशन जो है वो रिकवर नहीं होने हैं। देखें, बी और सी में फर्क समझे। बी में ये था कि उसको उसको पैसों में तोला नहीं जा सकता, ठीक है, पैसों में तोला नहीं जा सकता। अब जो सी है वो ये है कि उसको उससे यानी अगर उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो उसके लिए वो यानी नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस सूरत में भी जो है वो प्रॉपर्टी ही वापस होगी, उसको वो उसके नुकसान का अजाला पैसों की सूरत में नहीं होगा। अब इसकी एक उसने एग्जांपल दी है, वो देखें। एक पिक्चर थी जो कि जिस पेंटर ने बनाई वो मर गया। अब ए उसका इंटाइटल्ड था उस पिक्चर के पोजेशन का। बी ने क्या किया कि उसने वो पिक्चर किसी तरीके से अपने कब्जे में ले ली, ठीक है। अब होल्ड ये किया गया कि वो पिक्चर, वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एक ऐसी नेचर की है कि वो दोबारा नहीं बन सकती, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ए को नहीं मिलती तो ए को तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, लिहाजा उन्होंने कहा कि ये अब प्रॉपर्टी ही वापस होगी, इसके डैमेजेस वगैरह जो है वो नहीं दिए जाएंगे। देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बी में ये था कि वो प्रॉपर्टी, जैसे वो आइडल उसने बताया था, बुत जो था वो मार्केट में हो सकता है बहुत सारे हों, लेकिन उस फैमिली के लिए जिनका उनसे एक रिलीजियस रिलेशन है उनके लिए वो बहुत चीज थी, ठीक है। तो उसमें कंपनसेशन उनके लिए काफी नहीं थी। और यहाँ पे ये है कि वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो मार्केट में मौजूद ही नहीं है। जारी बात है, जो बंदा मर गया है जिसने वो पेंटिंग की, अब उस जैसी तो कोई नहीं बनाने लगा, तो उस सूरत में भी वो प्रॉपर्टी ही वापस होनी है, ना कि वो उसको इन अल्टरनेटिव कोई कंपनसेशन वगैरह जो है वो मिलनी है। तो ये था थर्ड केस। पहला हमने क्या पढ़ा था जी, कि जब वो डिफेंडेंट एज ए ट्रस्टी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो तो उस सूरत में यानी डिफेंडेंट जो है वो एज ए एजेंट प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, तो उस सूरत में जो प्रिंसिपल जो है वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने का इंटाइटल्ड है, उसकी हमने एग्जांपल देखी। फिर दूसरा हमने ये देखा जब मोनेटरी कंपनसेशन एडवोकेट रिलीफ नहीं होगा। तीसरा हमने इसमें ये देखा कि जब उसको जो कोई पैमाना ही नहीं है कि जो उसको नुकसान होगा, डैमेजेस होगा वो आर्टिकल वापस ना मिलने से, तो उस सूरत में जो है वो
क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टी ही रिकवर होगी, ना कि उसकी अल्टरनेटिव कोई और रेमेडी मिलेगी। और चौथा बड़ा आसान है कि जब पोजेशन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड हो गया हो तो उस सूरत में वो जो क्लेमेंट है वो अपना पोजेशन वापस लेने का जो है वो हक महफूज रखता है। तो ये 4 केसेस थे अंडर सेक्शन 11 जहाँ पे वो प्रॉपर्टी रिकवर होनी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, देखें आगे चल के शायद सेक्शन 19 से हम पढ़ेंगे कि जहाँ पे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी इस नेचर की है, ठीक है, कि वो अवेलेबल आसानी से अवेलेबल हो सकती है, तो उस सूरत में उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं हो सकता, रिकवरी का दावा नहीं हो सकता। उस सूरत में सिर्फ कंपनसेशन, उसकी कीमत या कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है उस प्रॉपर्टी की, लेकिन जो है वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं की जा सकती। लेकिन ये सेक्शन 11 उसकी एक्सेप्शन है। ये वो 4 केसेस बताता है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी ही वापस होनी है। होप आपको सेक्शन 10 और 11 की अच्छी तरह से समझ आ गई है। ये प्रैक्टिकली ये शायद एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको पढ़ना था, वो हमने इसको देख लिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलीफ के ऊपर। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप वापस आएँ, सेक्शन 5 के ऊपर वापस आएँ। तो पहले 5A देखा था हमने पोजेसिव रिलीफ, और 5A को हमने मिला के पढ़ा था सेक्शन 8, 9, 10 और 11 के साथ। अब हम देखते हैं मैंडेटरी रिलीफ जो सेक्शन 5B है, वो क्या कहता है। कहता है द रिलीफ गिवन बाय ordering a party to do the every act which he is under an obligation to do। बेसिकली मैंडेटरी रिलीफ क्या है कि किसी पार्टी को कुछ करने का कहा जाए। अब बेसिकली सारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो इसी के ऊपर बेस करता है। ये मैंडेटरी रिलीफ है। आगे उसकी फिर टाइप्स हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कि जिनके तहत कोर्ट जो है वो किसी पार्टी को कुछ करने का कह सकती है, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि कोर्ट जिनकी परफॉर्मेंस का या जिसके तहत किसी को कोई काम ना करने कोई काम करने का नहीं कह सकती। फिर हम देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं जो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे हैं कि कोर्ट चाहे उसमें कोई ऑर्डर करती है या नहीं करती। फिर हम उसमें ये देखेंगे कि क्या कोर्ट जो है किसी डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करने का ऑर्डर कर सकती है, क्या कोर्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑर्डर कर सकती है, कैंसिलेशन। तो वो ये सारी चीजें जो है ये इसी के अंदर जो मैंडेटरी 5B है, इसके अंदर ये तकरीबन सेक्शन 41 तक जो है, यानी सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 12 से लेके 41 तक जो है वो अब यही चलने हैं। अच्छा, अब जो है ना जी, जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 उसकी जो हेडिंग है वो ये है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल। ठीक है, कि वो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि जिस पे कोर्ट जो है वो ये कह सकती है कि जी इनकी जो है वो क्या कहते हैं, इनकी परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट जो है वो कर सकती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अंडरस्टूड है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस की ज़रूरत कब आएगी, जब प्लेंटिफ उसको परफॉर्म करने के लिए विलिंग है लेकिन डिफेंडेंट उसको परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उस सूरत में फिर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो है वो नौबत शुरू आएगी। अच्छा, सेक्शन 12 की मैं ज़रा वर्डिंग पढ़ता हूँ। सेक्शन 12 की वर्डिंग ये, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट में, ये मैं इस पे एम्फेसाइज करूंगा मे के ऊपर, मे इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बी इनफोर्स। यानी सेक्शन 12 कहता है कि वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के तहत जो है उनको इन्फोर्स करवा सकती है। अच्छा, प्लीज सेक्शन 12 के साथ आप मिला के पढ़ें सेक्शन 21।
सेक्शन 21 की जरा हेडिंग देखें आप। कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, यहाँ मे का वर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 12 वो लिस्ट देता है कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की जो कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के तहत उनकी इन्फोर्समेंट का कह सकती है, ठीक है। और सेक्शन 21 ये है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन भी नहीं है, कोर्ट उनकी परफॉर्मेंस करवा ही नहीं सकती। ये है सेक्शन 21। अभी हम वो देखेंगे आगे चल के कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, और सेक्शन 12 में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कोर्ट की डिस्क्रिशन के साथ जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। अच्छा, 21 के साथ 22 भी देखें जरा आप। सेक्शन 22 के हेडिंग है डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन 22 क्या है? ये 12 तो ये था ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट की डिस्क्रिशन के साथ इन्फोर्स हो सकते हैं। 22 में एक तो वो डिस्क्रिशन के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, साथ में उसमें उन्होंने फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट दी है कि जो लीगल सेंस में जो इन्फोर्स होने चाहिए, लेकिन कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के साथ उनकी इन्फोर्समेंट का ऑर्डर नहीं करेगी। यानी कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनकी सेक्शन 12 के तहत जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उसको इन्फोर्स करवा सकती है, लेकिन 22 कहता है कि वो फिर इन्फोर्स नहीं होने। वो केसेस हम देखेंगे, और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि जिसमें कोर्ट हर सूरत परफॉर्मेंस का ऑर्डर करेगी। ये सेक्शन 22 है। सेक्शन दोबारा बता रहा हूँ, सेक्शन 12 बता रहा है कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोर्ट की डिस्क्रिशन के साथ इन्फोर्स हो सकते हैं, और सेक्शन 21 बता रहा है कि जो हो ही नहीं सकते, कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशन नहीं है। और सेक्शन 22 वो ये है कि वो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है कि जो एक्चुअली तो उन्हें डिक्री चाहिए, यानी उनके वो सारे रिक्वायरमेंट भी पूरी हैं, लेकिन कोर्ट नहीं करेगी, उनकी परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं करेगी। और कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि जिसमें कोर्ट हर सूरत परफॉर्मेंस का ऑर्डर करेगी, ये सेक्शन 22 है। तो अब हम इसको जो है ना बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। अच्छा, जो सबसे पहला जो है केस ना, वो ये है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रस्ट। मैंने आपको पहले लेक्चर में ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो अगर किसी ट्रस्ट के रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर सेक्शन 12 के तहत कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उसको इन्फोर्स करवा सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को। अब उसने एक इसकी एग्जांपल भी दी है। अच्छा, एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो ये फर्ज करें, मैं ये इलस्ट्रेशन बोलता हूँ कि वो कहता है जी व्हेन द ट्रस्टी हैज एग्रीड टू पे 50,000, ट्रस्टी ने ये कहा कि मैं बेनिफिशियरी को 50,000 रुपया जो है वो महाना दिया करूंगा अंडर अ ट्रस्ट। तो बाद में वो नहीं देता, तो बेनिफिशियरी उस ट्रस्टी को सू कर सकता है उस 50,000 रुपए के लिए। तो ये एक पहली एग्जांपल है कि जब एक ट्रस्ट के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी परफॉर्मेंस सेक्शन 12 के तहत होगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, हो सकता है वो जो है वो क्या कहते हैं कि पेपर के अंदर वो अलेस्ट्रेशन आपको यही दे दे, इसको प्रोपोजिशन बना दे, और वो बताए कि हाँ जी बताओ भाई इसकी परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपने फौरन, अगर आपने वो एग्जांपल पढ़ी होगी, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हर स्टैट्यूट को विद इलस्ट्रेशन पढ़े। ये एलएलबी नहीं है कि सिंपल गाइडिंग कर ली या सिंपल ऊपर से बेयर एक्ट पढ़ लिया और बस, नहीं, इलस्ट्रेशन को भी देखें, उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इलस्ट्रेशन वो दे दे और वो कहे जी बताएं जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो सकती है तो नहीं। अगर आपने वो इलस्ट्रेशन पढ़ी होगी तो फौरन आपका माइंड क्लिक करेगा कि ये सेक्शन 12 में जानी है जहां पे हो सकती है, या सेक्शन 21 में जानी है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो आपने एक लाइन का उसका जवाब लिखना है जी सेक्शन 21 के तहत इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो आपको पूरे नंबर उसके जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हमने जी पहला पॉइंट जो है
इसके अंदर जो है वो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि अगर ट्रस्ट के रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसने जो है वो इन्फोर्स होना है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि a contract may be specifically enforced if there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by non-performance of the act agreed to be done। कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, वो ऐसी नेचर का, वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं सेक्शन 11 के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि पेंटर है जी, पेंटर डेड है, तो अब उसको अगर वो पिक्चर वापस नहीं मिलती तो उसको तो ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जो मय्यर ही नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहता है कि ये भी वही मिसाल दे रहा है। वो कहता है कि ए एग्री टू एंड बी एग्री टू सेल। ए एग्री करता है मैं बाय करूंगा और बी एग्री करता है कि मैं बेचूंगा क्या, आ पिक्चर मेड बाय अ डेड पेंटर। यानी ए और बी में एक समझौता हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई ये एक डेड पेंटर है, उसकी ये पेंटिंग है, मैं तुम्हें फरोख्त करूंगा। अब अगर बाद में बी उससे मुकर जाता है, वो कहता है जी मैं जो है नहीं बेचूंगा, तो ए को जो नुकसान होगा वो मयरेबल नहीं है, ठीक है। और उसको लीगल टर्म में कहेंगे कि देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस सूरत में फिर कोर्ट हर सूरत सेक्शन 12 के तहत उसकी जो है वो परफॉर्मेंस करवाएगी। तो ये दूसरा हो गया। पहला क्या था, पहला इस तरह आप भी मेमोराइज किया करें, जब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो इस तरह चीजों को रिपीट किया करें, ये उंगली के ऊपर किया करें कि पहला क्या था जी कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसकी परफॉर्मेंस हर सूरत होनी है, और उसकी इलस्ट्रेशन वो 50,000 रुपए वाली थी। फिर उसके बाद जो दूसरा था वो ये था कि डैमेज को असर्टन करने का कोई यार्ड स्टिक नहीं है, और उसकी एग्जांपल ये थी कि एक डेड पेंटर की पेंटिंग जो थी वो फरोख्त करने का मुआदा हुआ था, तो वो चूंकि वो अगर उसको वो पेंटिंग नहीं मिलती तो कोई और तो उसको बना नहीं सकता, वो मरे हुए ने तो आके बनानी नहीं है, तो लिहाजा वो उस कॉन्ट्रैक्ट की भी जो है वो कोर्ट परफॉर्मेंस करवा सकती है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो केस है वो पेक्यूनियरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडुकेटरी। ऊपर ये था कि उसको नुकसान इतना होगा कि जो उसको डैमेज होगा वो मेजर नहीं हो सकता, लेकिन जो तीसरा है वो ये है कि पैसे उस प्रॉपर्टी का इवज नहीं हो सकता। पैसे वो जो प्रॉपर्टी यानी जिसके बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो मसलन ये हम देखते हैं एग्रीमेंट टू सेल के तहत रोज दावे होते हैं, तो वो बेसिकली यही तो प्रोविजन है कि उसमें पेक्यूनियरी कंपनसेशन जो है वो एडवोकेट रिलीफ नहीं हो सकता। Our contract may be specifically enforced when act agreed to done is such that the pecuniary compensation for its non-performance would not afford adequate relief। ठीक है, मसलन नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, वही है कि उसने कहा जी कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा 1,000 रुपए में, और बाद में वो कहता है जी मैंने नहीं बेचना, तो वो जो उसने घर पसंद किया था, ठीक है ना, अब उसका वो 1,000 रुपया उसका वो नहीं हो सकता, नेबल बदल नहीं हो सकता, अब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस ही होनी है। ये तीसरा था। पहला था कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट, दूसरा ये था देयर इज नो यार्डस्टिक टू मेजर द डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा था कि पेक्यूनियरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडवोकेट रिलीफ। अब चौथा चलते हैं। पेक्यूनियरी कंपनसेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड the specific form of the contract may in the discretion of the court be enforced when it is probable that pecuniary compensation cannot got for non-performance of the act agreed to be done। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं ये जो एग्जांपल लिखी हुई है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ए ट्रांसफर विदाउट एंडोर्समेंट, ठीक है, बट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन ए अ promissory note to B, A becomes insolvent and C is appointed as his assignee. B may compel C to endorse the note because the decree to pecuniary compensation for endorsing would not be। अच्छा देखें, एग्जाम्पल ये है कि ए ने क्या किया कि
उसने बी की फेवर में कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, ए ने बी की फेवर में। बाद में ए इंसॉल्वेंट हो गया। अब आपको पता है जब इंसॉल्वेंट हो जाए तो उससे रिकवरी कहाँ होनी है, ठीक है। लेकिन सी जो है वो उसका असाइनी मुकर्रर हो गया ए का जो इंसॉल्वेंट हुआ था, ठीक है। तो अब बी को मौका मिल गया। असाइनी का मतलब क्या है कि वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। तो वो सी को सू करता है कि भाई ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इस पे अमल करो, इसके तहत मुझे पैसे दो। तो अब इसकी परफॉर्मेंस ही होनी है। क्यों? क्योंकि अगर जो है वो क्या कहते हैं वो डिक्री पे चले जाते हैं तो डिक्री का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि वो तो पहले इंसॉल्वेंट है। तो ये है वो चीज कि जहाँ पे पेक्यूनरी कंपनसेशन ऑब्टेन ही नहीं की जा सकती, जहाँ पे जैसा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है उससे तो रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन जो उसका असाइनी है उसके खिलाफ जो है वो केस किया जा सकता है कि तुम इसको एंडोर्स करो, अब तुम इसकी जिम्मेदारी जो है वो उठाओ। तो ये इसकी ये फोर्थ पॉइंट था जो हमने पढ़ा है। नंबर 1 ये था कि वो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट। नंबर 2 हमने पढ़ा नो यार्ड स्टिक टू मेजर द डैमेज। तीसरा हमने ये पढ़ा कि पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, तीसरे में इज नॉट एन एडुकेट रिलीफ। और चौथे में ये है कि पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ली नहीं जा सकती उसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसमें। एक फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, कि जब कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ परचेज का होगा तो उसकी भी परफॉर्मेंस होगी, कंपनसेशन उसका भी कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो लें जी, ये था सेक्शन 12 जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के साथ क्या कर सकती है, उनको इन्फोर्स करने का ऑर्डर कर सकती है। अब हम चलते हैं सेक्शन 21 की तरफ। सेक्शन 21 क्या कहता है? कैन नॉट, दोबारा लफ्ज बोल रहा हूँ, कैन नॉट, यानी कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ने रिफ्यूज करने ही करने हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, रिफ्यूज करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो उसको कोई रिलीफ ही नहीं मिलना। देखिए हो सकता है कोर्ट उसके जाने में उसको कंपनसेशन दिलाए, कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, लेकिन उसकी वो जो अदर रेमडीज हैं या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमने पढ़ा था पीछे भी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो रेमडीज होंगी वो अपनी जगह पर स्टैंड करेंगी। सिर्फ क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं हो सकता। अब सबसे पहला ये है मॉनेटरी कंपनसेशन इज एन एडवोकेट रिलीफ। A contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate relief cannot be। वो जो मैं सुबह से बार बार बात करता था कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि वो फर्ज करें वो एक स्पेसिफिक नेचर की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, और वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है वो चीज, और उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो कोर्ट भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाएगी, लेकिन उसकी इवज में उसको कंपनसेशन वगैरह जो है वो उसको दिलाएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज एन एडिक्वेट रिलीफ कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। मसलन ये जो है वो क्या कहते हैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई भी, फर्ज करें जो रूटीन में कुछ चीनी या ये नील वगैरह कोई भी उसके वो बेचने का वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता, तो अब वो चीनी शुगर जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है उस रेट के ऊपर, तो अब कोर्ट जो है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाएगी, उसको कंपनसेशन दिला देगी, उसके एक्चुअल पैसे उसको दिला देगी, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो उसके डैमेजेस दिला देगी, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। ले जी, पहले नंबर 1 क्लियर हो गया ना, कि जहाँ पे कंपनसेशन एडवोकेट रिलीफ हो, कॉन्ट्रैक्ट रनिंग इनटू न्यूट और न्यूमरस। अच्छा, इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जहाँ पे ए जो है वो बी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि जी मैं उसके लिए जो है ना एक बुक लिखूंगा, ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो बुक नहीं लिखता,
A an author contract with B a publisher to complete the literary work, B cannot enforce, यानी A बाद में कहता है जी कि मैं नहीं बुक लिख रहा, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज रनिंग इनटू मिन्यूट और न्यूमरस डिटेल्स, कि वो पब्लिकेशन वाला कोई काम आसान काम तो नहीं है। तो उस सूरत में वो जो पब्लिशर है बी जो है वो ऑथर को इन्फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, उसको जो नुकसान हुआ है वो एक अलग चीज है, उसके लिए उसकी रेमेडी अपनी जगह पे करेगी। हम तो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल हो सकता है, कि उसको मजबूर किया जा सकता है कि चलो भाई आप जो है वो क्या कहते हैं, या आपको बांधना है कि इसको हर सूरत किताब को मुकम्मल करें लिखे, नो। तो ये दूसरा था। नंबर 1 क्या था जी, जब कंपनसेशन जो है वो इन अल्टरनेटिव रिलीफ हो। नंबर 2 ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट रनिंग इनटू न्यूमरस डिटेल्स हो। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप मेरे नोट सामने रखें, तो वो ना मसाले जो दिए हैं, इलस्ट्रेशन दी हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आसान करके उनको आसान अल्फाज के अंदर लिखा है। और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इलस्ट्रेशन के साथ परफॉर्म करके आना है। आप अगर इलस्ट्रेशन लिख देते हैं ना तो आपको पूरे नंबर उसके मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब चलते हैं हम नंबर 3 पे। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिफिकेशन और वोल्यूशन ऑफ द पार्टी। देखें, इसकी भी वो क्या कहते हैं, एक मिसाल उसने दी है कि ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी के साथ कि वो उसके लिए एक पिक्चर पेंट करेगा, बाद में वो रिफ्यूज कर देता है, वो कहता है जी मैं नहीं करता। तो ये भी क्योंकि ये उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है डिफेंडेंट की, ठीक है, कि वो ही उसको कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा है कि इसके लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी कंपनसेशन जो है वो क्लेम की जा सकती है। ये नंबर 3 था। नंबर 1 ये था कि कंपनसेशन अल्टरनेट रिलीफ है, ठीक है। उसके बाद जो हमने देखा उसमें नंबर 2 पे ये था कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग इनटू अ मिन्यूट एंड न्यूमरस डिटेल। उसके बाद नंबर 3 पे हमने देखा कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन कि उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। अब हम चलते हैं 4 के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन मटीरियल टर्म्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अच्छा जी, अगला है कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द मटीरियल टर्म्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अच्छा, इसकी मिसाल क्या है, मटीरियल टर्म्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड से क्या मुराद है? ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, क्योंकि ये तो उनकी विल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उन्होंने शादी करनी है या नहीं करनी। तो ये भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई उठे और वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर दे और कहे जी कि इसने मेरे साथ जो है वो एंगेजमेंट की हुई है तो अब इसको मजबूर कहा जाए कि ये मेरे साथ शादी करे। नो, ये जो 4 पॉइंट है सेक्शन 21 का, ये कहता है कैन नॉट बी इन्फोर्स, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। अब हम आगे चलते हैं। ले जी 4 भी हो गया। नंबर, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि मुझे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कि आप अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें याद होती चली जाएंगी। पहला ये था कि मॉनेटरी कंपनसेशन एक एडवोकेट रिलीफ है। नंबर ये था कि कॉन्ट्रैक्ट रनिंग इनटू मिन्यूट डिटेल्स। नंबर 3 हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4 हमने देखा था कि उसकी जो मटेरियल टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो इन्फोर्स नहीं हो सकती। अब नंबर 5 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हैविंग अनसर्टेन टर्म्स, कि जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट वाजे नहीं हो रहा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं वाजे हो रही, तो वो उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल लिखिए। कॉन्ट्रैक्ट में सेल प्राइस फॉर सेलिंग हाउस हैज नॉट बीन मेंशन्ड, ठीक, कैन नॉट बी। मतलब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं घर बेचूंगा, लेकिन कंसिडरेशन का जिक्र ही नहीं है कितने में बेचूंगा, तो इसमें जो मटेरियल टर्म्स हैं वो अनसर्टन है। तो ये जो 5th पॉइंट है, इसके तहत इसकी जो है वो परफॉर्मेंस भी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो नहीं हो सकती। पहला ये था कि कंपनसेशन जो है वो एडवोकेट रिलीफ है, और उसके बाद नंबर 2 ये था कि रनिंग इनटू मिन्यूट डिटेल्स। नंबर 3 था पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड कर रहा है।
नंबर 4 ये था कि मटेरियल टर्म्स इन्फोर्स नहीं हो सकती, और नंबर 5 था कि उसकी टर्म्स जो हैं वो अनसर्टेन है। अब छठे पे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिवोकेबल नेचर। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कोई भी पार्टी किसी भी वक्त उसको रिवोक कर सकती है, ठीक है। मसलन पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का किसी भी वक्त उसको डिसॉल्व किया जा सकता है एट दी विद द कंसेंट ऑफ द, यानी पार्टी खुद से उसको कह सकती है जी कि मैं नहीं पार्टनर बनता। तो ये रिवोकेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए ना, एक ट्रस्टी था, उसको इख्तियार था कि वो 3 साल के लिए लीज के ऊपर प्रॉपर्टी दे सकता है, लेकिन उसने 7 साल के लिए दे दी। तो अब वो जो उसने 4 साल तक उसने अपनी पावर को एक्सीड किया है, उस हद तक उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि जो उसने ब्रीच किया है या उसने जो मिस रिप्रेजेंटेशन की है उसके लिए हो सकता है वो लायबल हो, लेकिन वो 7 साल के लिए प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, नंबर 8 क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट बाय अ कंपनी और प्रमोटर इन एक्सेस ऑफ हिज पावर, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी created for special purpose or by the promoter of such company which is in excess of his power। जब कंपनी का जो है वो क्या कहते हैं, वो एक पब्लिक जो कंपनी है या उसका जो प्रमोटर है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जिसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके पास इख्तियार ही नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल उसने ये लिखी है कि अ कंपनी वाज क्रिएटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस टू वर्क फॉर रेलवे। कॉन्ट्रैक्ट तो ये था कि वो कंपनी जो है वो रेलवे के लिए काम करेगी। दैट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ पीस ऑफ लैंड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ कॉटन। उसने एक और बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव पर्पस से परे जाते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो वाला कारोबार जो है वो कर सके। नंबर 9, contract performance of which involves continuous duty for more than 3 years, ठीक है। देखिए, a contract to supply B a railway company to supply oil for a period of 5 years, such contract एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंटिन्यूस ड्यूटी इन्वॉल्व हो, उस कॉन्ट्रैक्ट की भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। और उसकी इलस्ट्रेशन उसने क्या दी है, वो कहता है कि ए ने बी के साथ ये मुआहदा किया है रेलवे कंपनी के साथ कि वो उसको ऑयल परफॉर्म मुहैया करेगा 5 साल के लिए। तो देखें, इसमें कंटिन्यूस ड्यूटी है ना, तो अगर कंटिन्यूस ड्यूटी है तो इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, उसको पाबंद नहीं किया जा सकता 5 साल के लिए। लेकिन जो उसने वायलेशन की, कॉन्ट्रैक्ट करके वो अपनी बात से फिर गया, उसके लिए वो लायबल होगा, उसके लिए डैमेजेस, कंपनसेशन, व्हाटसोएवर रेमेडी है वो अवेल करेगी, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल नहीं हो सकता। हम सेक्शन 21 में ये चीजें पढ़ रही हैं कि मनोअन वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं हो सकता, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अब जी सेक्शन 10 सब्जेक्ट मैटर सीजीज टू एग्जिस्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त सब्जेक्ट मैटर मौजूद था, लेकिन बाद में वो जो है वो क्या कहते हैं, वो सीजीज टू एग्जिस्ट हो गया। वो ना रहा, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक घोड़ा बेचने का उन्होंने आपस में मुआहदा कर लिया, तो बाद में घोड़ा जो था वो मर गया, तो क्या परफॉर्मेंस हो सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट की? नहीं हो सकती। उसके बाद लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली रेफर टू आर्बिट्रेशन। जो आर्बिट्रेशन को मैटर रेफर किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि डिस्प्यूट की सूरत में हम लोग जो है आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। तो ये 11 केसेस थे जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, या कोर्ट मैंडेटरी रिलीफ इस तरह से नहीं दे सकता कि किसी पार्टी को ऑर्डर करे कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो अमल करो। होप आपको जो है वो समझ आ गई है, सेक्शन 12 की भी समझ आ गई है, सेक्शन 21 की भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 जो है वो कोर्ट की डिस्क्रेशन के बारे में है। अच्छा,
ये जो डिस्क्रिशन का प्रिंसिपल इसके अंदर दिए गए हैं ना, ये पूरे स्पेसिफिक इफेक्ट के लिए हैं। ठीक है, देखें सेक्शन 22 स्टेट दैट द जुरिडिक्शन टू डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिस्क्रिशनरी, कि कोर्ट ने जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करना है वो सेक्शन 12 के तहत वो डिस्क्रिशनरी है, एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ मेरली बिकॉज इट इज लॉफुल टू डू सो। और कोर्ट सिर्फ ये देखे कि कानूनी तकाजे पूरे हो गए, वही एक्टिविटी कॉन्शियस वाली बात आ गई है कि सारे लॉफुल तकाजे पूरे हो गए हैं तो अब इसकी परफॉर्मेंस होनी है। नो, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो कहे कि ठीक है इसने हर चीज पूरी कर दी है, ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस ये वो, स्टिल कोर्ट कहे कि मेरी डिस्क्रिशन ये है या मेरा कॉन्शियस ये कहता है कि नहीं इसकी फिर भी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसी सेक्शन 22 के अंदर डिस्क्रिशन के पैरामीटर बताए गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है आपसे कि बताएं एक डिस्क्रिशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। डिस्क्रिशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी साउंड, इट मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट बी गाइडेड बाय जुडिशियल प्रिंसिपल, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ करेक्शन बाय द कोर्ट ऑफ अपील। तो ये है डिस्क्रिशन के कि कोर्ट ने अगर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है तो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए कि कोर्ट कहे ठीक है मेरा स्वाभाविक इख्तियार है, मैं इसकी फेवर में नहीं, इसकी फेवर में नहीं, उसके लिए भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं क्यों डिस्क्रिशन इसकी फेवर में जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब इसमें ना सेक्शन 22 में ही कुछ ऐसे हैं केसेस where court may exercise discretion not to decree specific performance। यानी वकील साहब ने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने वो केस साबित कर दिया है, लेकिन स्टिल कोर्ट जो है वो कहेगी कि भाई मैंने परफॉर्मेंस नहीं करवानी। ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22 कहता है। मसलन उसमें सबसे पहले वो कहता है, अच्छा ये जो पहला पॉइंट है वो ये है प्लेंटिफ हैविंग अनड्यू एडवांटेज ओवर डिफेंडेंट, यानी प्लेंटिफ ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसको अनड्यू एडवांटेज मिला है डिफेंडेंट के ऊपर, तो उस सूरत में उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अच्छा, मैं वो वर्डिंग बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जो एग्जाम्पल है ना पहले वो समझाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, ए की प्रॉपर्टी जो थी ना उसकी ऑक्शन हो रही थी, ए की प्रॉपर्टी। अच्छा, और जो ए का जो अटॉर्नी था उसने भी हिस्सा लिया उसमें, जो उसका एजेंट था, कि वो भी बिड में बोली में हिस्सा लेगा। अच्छा, अब जब वो भी वो क्या कहते हैं बोली देने के लिए आ गया, तो वो जो बाकी लोग थे सारे, उन्होंने कहा जी कि ये तो पफर है, ये तो जी तो वो जो वहां पे जो लोग थे वो जो देख रहे थे, उन्होंने ये प्रिज्यूम किया कि ये तो एक ही बंदा है, तो ये तो मेयर उसने इसलिए खड़ा किया है कि बोली को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने वो बोली जो है वो रोक दी। उन्होंने वो बोली रोक दी। जब वो बोली रोक दी तो वो लो बिड के ऊपर, लो पैसों के ऊपर वो उसकी फेवर में होगी, वो जो उसके जो ए का जो अटॉर्नी था उसकी फेवर में हो गई। तो बाद में जो है वो ए ने या एक अटॉर्नी ने दावा कर दिया, तो कहा गया इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि ए को अनड्यू एडवांटेज मिला है। ठीक है, सॉरी, इसमें ये था कि ए की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसकी ऑक्शन होनी थी, और एक जो बी था वो बिडर था जिसने बोली देनी थी। उसने सी को ये कहा कि आप जो है मेरे बिहाफ पे बोली दो, जबकि जो सी था वो ए का एजेंट था। ठीक है, अब सी ने कहा जी ठीक है मैं आपके बिहाफ पे बोली देता हूँ। जब सी ने बी के बिहाफ पे बोली दी तो लोगों को तो यही पता था ये ए का एजेंट है,
ठीक है। तो उन्होंने वो बोली जो लो पैसों के ऊपर ही रोक दी, उन्होंने इंटरेस्ट ही शो ना किया, तो वो बेसिकली बी की फेवर में हो गई। तो बाद में जब वो बी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस किया ए के अगेंस्ट, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है बी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बी को अनड्यू एडवांटेज मिला है क्योंकि उसने जिसको खड़ा किया था वो ए का अटॉर्नी था और उसकी वजह से लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लिहाजा इसकी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। अब मैं इसकी वर्डिंग पढ़ता हूँ। द कोर्ट में properly exercise its discretion not to decrease specific performance where the circumstances under which the contract is made are such as to give the plaintiff an unfair advantage over the defendant, though there may be no fraud or misrepresentation on plaintiff's part. वो जो बी था ना जिसने सी को कहा था उसने इन गुड फेथ कहा था, उसकी कोई मैलाफाइडी नहीं थी, लेकिन चूंकि उसको अनड्यू एडवांटेज मिला था तो अब बेशक वो उसकी परफॉर्मेंस होती है लेकिन कोर्ट उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाएगी। ये था इसमें पहला केस। उसके बाद इसका जो दूसरा है वो ये है कि परफॉर्मेंस वुड इन्वॉल्व सम हार्डशिप ऑन डिफेंडेंट। ठीक है, तो उस सूरत में भी कोर्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा। इसकी मिसाल समझिए, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सर्टेन लैंड फ्रॉम बी, द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट एज टू एक्सेस द लैंड, no right of way to it can be shown to exist, specific performance of it would not be। देखें ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं सामने आई कि वो जो लैंड है उसको रास्ता किधर से निकलेगा, रास्ता किधर से लगेगा। तो ये जो चीज जो है जो कि मसलन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, ये इट विल ब्रिंग सम हार्डशिप ऑन द डिफेंडेंट, सो इसकी भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अब मैं पढ़ता हूँ, द कोर्ट में प्रॉपरली एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिप्शन not to decrease specific performance where the performance of the contract would involve some hardship which he did not foresee, whereas its non-performance would involve no such hardship on the plaintiff। कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको परफॉर्म नहीं किया जाता, परफॉर्म करने का कहा जाता है, तो वो डिफेंडेंट के ऊपर एक हार्डशिप लेके आती है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो प्लेंटिफ के ऊपर कोई हार्डशिप नहीं है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल के अंदर भी डिस्कस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक प्रॉपर्टी बेचने का, लेकिन उसमें जो रास्ता था उसका तयन ना हो सका और वो हो भी नहीं सकता। तो ये अगर इसकी परफॉर्मेंस की जाती है तो इसकी हार्डशिप, इट विल ब्रिंग हार्डशिप ऑन द डिफेंडेंट, और अगर इसकी नहीं करवाते तो प्लेंटिफ पे कोई हार्डशिप नहीं है, लिहाजा इसकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। ये दूसरा पॉइंट था कि जहां पे परफॉर्मेंस होती होगी लेकिन कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा, उसकी कंपनसेशन या उसका जो भी अल्टरनेटिव बनता होगा वो कोर्ट उसको जो है वो दिला देगी। केसेस वेयर कोर्ट में प्रॉपरली एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन टू डिक्रीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब उलट, ऊपर तो हमने ये पढ़ा ना कि परफॉर्मेंस होती थी, कोर्ट कहेगी नहीं। अब हम नीचे वो केस पढ़ने लगे हैं कि जहां पे परफॉर्मेंस नहीं होती लेकिन कोर्ट हर सूरत में, यानी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 12 के तहत कि वो परफॉर्मेंस करवाए या नहीं करवाए, लेकिन ये एक ऐसा केस है कि जहां पे कोर्ट उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको हर सूरत जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन उसकी फेवर में इस्तेमाल करेगी। प्लेंटिफ हैज डन सब्सटेंशियल एक्ट्स और सफर लॉस इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मसलन मैं आपको बताता हूँ, एक रेलवे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको ये कहा कि अगर आप हमें ये मट्टी दिलवा दो, भर्ती बना दो, ऐसी बिल्डिंग बना दो तो हम आपसे ये जो है किराए के ऊपर ये जो है आपसे, या हम आपसे ये जो जमीन है ये खरीद लेंगे। तो ये जो डिफेंडेंट जो वो था प्लेंटिफ या जिसने वो बेची थी, उसने वो सारे काम कर दिए, उसने वो मट्टी भी डलवा दी, बिल्डिंग भी खड़ी कर दी। अब वो रेलवे कंपनी कहती है कि हम नहीं खरीदते, तो वो चला गया कोर्ट में गया, तो चूंकि ही हैज डन सम सब्सटेंशियल वर्क
कि उसने वो उसको जमीन को हमवार किया उनके लिए और उस पर बिल्डिंग शिल्डिंग बना के दी है, तो अब कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यही इस्तेमाल करेगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की अब परफॉर्मेंस जो है वो होनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हाँ ये चीज है कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो कोर्ट रिलीफ देता है, कोर्ट जो है वो उसकी बेसिस क्या होती है, जो वो है पैक्टा सर्वेंडा एग्रीमेंट्स आर मेड टू बी फुलफिल्ड, ठीक है, और वी जस्ट कीप मीडियम वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। तो ये एक एडिशनल चीज थी। तो आज हमने देखा कि जो है वो क्या कहते हैं सेक्शन 5B मैंडेटरी रिलीफ के बारे में बात करता है। फिर हमने वो मैंडेटरी रिलीफ के जो देखा कि उसके सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 40-41 तक उससे डील करते हैं। फिर हमने उनको पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले बात आ गई सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 ने कहा कि वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कोर्ट की डिस्क्रिशन है जिसको कोर्ट इन्फोर्स करवा सकती है। फिर साथ ही सेक्शन 22 था जिसने कहा कि ये वाले केसेस ऐसे हैं, 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन नॉन परफॉर्मेंस के लिए एक्सरसाइज करेगी, उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाएगी। फिर एक केस ऐसा था जिसमें कहा गया कि अगर सेक्शन 12 के तहत कोर्ट की डिस्क्रिशन है तो कोर्ट उसकी हर सूरत जो है वो परफॉर्मेंस करवाएगी। फिर हमने ये पढ़ा कि सेक्शन 21 वो लिस्ट बताता है जो किसी भी सूरत में जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिस्क्रिशन के सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम लोगों ने देखा। तो ये अभी तक हमने जो है वो ये चीजें जो है वो पढ़ी। अच्छा, इसमें है सेक्शन 13, ये एक सेपरेट सेक्शन है। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट हैज पार्शली सीज्ड टू एग्जिस्ट। देखिए इसकी वर्डिंग जो है वो सेक्शन की वो ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था उस वक्त तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू सर्टन रीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उन्होंने अच्छा एग्जिस्ट वो सब्जेक्ट मैटर सीजेस टू एग्जिस्ट, तो वो खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो इससे हम एग्जांपल देखते हैं कि ए ने बी से ये एग्रीमेंट कर लिया कि वो उसको अपना घर बेचेगा, इतने में बेचेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे एग्रीमेंट होने के बाद वो तूफान आया या किसी भी वजह से वो जो घर है जो बेचने का वो गिर गया, ठीक है। अब बात यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले का था, ठीक है, तो वो जो ए ने बेचा था बेशक वो घर नहीं है, लेकिन ए उसकी रिकवरी के लिए वो जो कंसिडरेशन थी जितने में वो बेचा था वो उसके लिए जो है वो दावा कर सकता है। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में बी की जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। तो बी की अगर डेथ हो गई तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके खिलाफ जो है वो दावा जो है वो किया जाता है। तो ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में सर्टन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो उसका मतलब हरगज ये नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है, उसकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अच्छा जी, अगला जो हमने पढ़ना है वो है मैंडेटरी रिलीफ 5B का ये हिस्सा है, वो है पार्शियल पार्ट परफॉर्मेंस। बड़ा आसान है और बड़ा मजेदार भी है, तो इसको पढ़ते हैं और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। सबसे पहले जो सेक्शन 17 है वो एक जनरल प्रिंसिपल बताता है, वो कहता है परफॉर्मेंस मस्ट बी इन टोटल, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी है। ये नहीं हो सकता कि उसका कुछ हिस्से की हद तक तो वो कहे जी, एक पार्टी कहे जी मैं इसको परफॉर्म करती हूँ लेकिन बाकी को जो है वो परफॉर्म नहीं करना। तो सेक्शन 17 जनरल रूल बताता है और उसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 14, 15 और 16। वो क्या है, वो ये है कि ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है जहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस भी हो सकती है। सबसे पहले सेक्शन जो है वो 14 है, वो क्या कहता है जी, वो ये कहता है जी कि पहला वो कहता है अनपरफॉर्म पार्ट इज स्मॉल एंड एडमिट्स टू मॉनेटरी कंपनसेशन। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्मॉल हिस्सा जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता, और वो जो स्मॉल हिस्सा परफॉर्म नहीं हो सकता उसकी कंपनसेशन भी कैलकुलेट की जा सकती है।
तो उस सूरत में उसकी जो है वो परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, हम जो है वो सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है उस हद तक पार्शली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो होगी। अच्छा, ये जो 14, 15, 16 है ना, इसमें सबसे अहम चीज ये देखने वाली होगी कि परफॉर्मेंस करवा कौन सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, ये जो सेक्शन 14 है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो अपना 100 मरले का जो घर है वो बेचेगा किसको, बी को, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 100 मरला लैंड देगा उसको। अच्छा, बाद में ये पता चला कि जो 10 मरले की हद तक है ना, वो प्रॉपर्टी डिफेक्टिव है, वो टाइटल डिफेक्टिव है, ये उसका जो है वो मालिक नहीं है। तो अब देखें, मेजर पार्ट परफॉर्म हो सकता है, स्मॉल पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फर्ज करे उसने 1000 रुपये मरले के हिसाब से बेची है, तो वो जो माइनर पार्ट है जो परफॉर्म नहीं हो सकता, वो 10 मरले की उसको 1000 से ज़रब दे ले तो उसकी कीमत निकल आएगी। तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो भी कैलकुलेट हो सकती है। तो ये इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो भी जो है वो पूरी होगी। तो पहला ये था कि परफॉर्मेंस हो नहीं सकती स्मॉल पार्ट की। दूसरा ये था कि वो एक स्मॉल पोर्शन है, मेजर पोर्शन नहीं। और तीसरा ये है कि वो जो स्मॉल पोर्शन है उसकी कंपनसेशन भी जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। तो उस सूरत में उसकी फिर कोर्ट पार्ट परफॉर्मेंस करवाएगा। अच्छा, अब वो वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, कौन परफॉर्मेंस करवाएगा? इधर पार्टी, कोई पार्टी भी कोर्ट में जाके कह सकती है कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट था और ये इसका मेजर पोर्शन परफॉर्म हो सकता है, ये स्मॉल पोर्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये स्मॉल पोर्शन की कंपनसेशन जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, होप आपको जो है वो समझ आ गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 15 के ऊपर। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 ये कहता है कि अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो लार्ज है, यानी पहले 14 का उल्ट है, और जो स्मॉल है वो क्या कहते हैं पार्ट, वो परफॉर्मेबल है। और जो लार्ज अनपरफॉर्म्ड है ना, उसकी कंपनसेशन भी मेजर नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब क्या होगा? ठीक है, अब ये होगा कि अब ये दूसरी पार्टी की डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या वो उसकी परफॉर्मेंस करवानी चाहती है, वो जो स्मॉल पार्ट है उसकी। फर्ज करें अगर वो करवाना चाहती है तो उसकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन शर्त ये है कि वो जो लार्ज अनपरफॉर्म्ड है उसके बारे में उस पार्टी को अपना हर राइट रिलिंक्विश करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है उसके वो डैमेजेस उसके क्लेम कर रहे हों, उसके वो कंपनसेशन क्लेम कर रहे हों, तो वो सारे राइट अगर वो रिलिंक्विश करेंगे तो वो उसकी जो है वो दूसरी पार्टी जो है उसकी परफॉर्मेंस करवा सकता है। अब जरा आप नोट्सों पे देखें, मैं इसको पढ़ देता हूँ। कंडीशन ये है, आप पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द अनपरफॉर्म पार्ट जो है परफॉर्म्स अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, द अनपरफॉर्म पार्ट डज नॉट एडमिट टू कंपनसेशन ऑफ मनी। विच पार्टी में क्लेम पार्ट? द पार्टी अनएबल टू परफॉर्म होल पार्ट इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट। देखिए, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं हो रहा वो नहीं परफॉर्मेंस उसकी करवा सकती, लेकिन ओनली अदर पार्टी कैन क्लेम, दूसरी पार्टी जो है उसका क्लेम कर सकती है, बशर्ते वो पार्टी जो उसकी परफॉर्मेंस करवाने लगी है वो सारे फर्दर परफॉर्मेंस के क्लेम अपने छोड़े, ठीक है, और फिर अपने जितने भी कंपनसेशन की सूरत में उसके राइट बनते हैं वो भी रिलिंक्विश करे। तो उस सूरत में वो स्मॉल पोर्शन को जो है वो परफॉर्म करवा सकती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल पढ़ ले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ए लैंड ऑफ 100 मरला टू बी, लेटर ऑन इट वाज डिस्क्लोज्ड एट 50 मरला बिलोंग्स टू स्ट्रेंजर। अब पता चला कि ए ने जो है वो 100 मरले बेचने के बाद में पता चला कि 50 मरले तो किसी और के हैं। नाउ ए कैन नॉट फाइल अ सूट टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ए ने तो फ्रॉड किया है, ए ने तो बताया ही नहीं है कि मैं तो सिर्फ 50 मरले का मालिक हूँ। अब अगर वो बात सामने आ गई तो ये नहीं कह सकता कि चलो 50 की हद तक तो परफॉर्म करवाओ, लेकिन इट इज ओनली बी हु मे क्लेम पार्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू दी कंडीशन दैट ही विल रिलिंक्विश ऑल हिज क्लेम टू फर्दर परफॉर्मेंस एंड आर राइट टू कंपनसेशन। हो के आपको जो है वो समझ आ गई। प्लीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, इन एग्जाम्पल्स को याद करना नहीं शुरू कर देना,
सिंपल अपने ज़हन के अंदर कॉन्सेप्ट बिठाना है कि भाई अगर आ गया तो इस तरह से करके मैं लिख लूंगा। वो भी आपसे 100% परफॉर्मेंस नहीं मांगेगा, वो भी सिंपल ये देखेगा क्या ये बंदे ने अपना माइंड अप्लाई किया है, क्या इसने पढ़ने की कोशिश की, अगर की है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको फेल कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब्जेक्ट आपका सिलेबस लेंथी है, तो ये ना हो कि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अटक के रह जाएं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो दैट इज अनफ, और अगर आप आपस में डिस्कस कर लें तो क्या ही बात है। ले जी अब तीसरा चलते हैं। अनपरफॉर्म पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके दो हिस्से हैं और दोनों हिस्से इंडिपेंडेंट है, एक की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, दूसरे की हो सकती है। तो इस सूरत में कोई भी पार्टी जो परफॉर्मेबल पार्ट है उसको परफॉर्म करवा सकती है। देखें, एक ही कॉन्ट्रैक्ट से मैंने आपके साथ एक मॉडल टाउन में और एक डीएचए में जो है घर बेचने का मुआदा कर लिया। बाद में ये बात इल्म आई कि जो मॉडल टाउन